फैमिली मेंबर्स, आपको कल एक होमवर्क मिला था। आई होप आप सभी लोगों ने उसे कंप्लीट किया। ओके। यस, अभी ने कंप्लीट। चलिए तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, हाँ मैम। आज से एक्चुअली आपकी जर्नी शुरू हो रही है, तो आज से प्रॉपरली आपकी लिखाई शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, बट उसके एक्चुअल मीनिंग आपको डेप्थ में समझाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन पर लग जाएगी कल। पीडीएफ भी आपको ग्रुप में ही मिलती रहेगी। और बाकी के जो भी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है। और प्लीज अभी से आपका सारा काम छोड़कर फैमिली में बता दीजिए कि आई एम बिजी फॉर 1 आवर। प्रॉपरली लिखना आज से शुरू करना पड़ेगा। तो ही एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मैम। सॉरी मैम, आप शेयर कीजिए। चलिए, आज हम आप मैं धीरे धीरे बहुत स्लो में जाऊंगी क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हमने लिखने हैं। सारी चीजें आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं क्योंकि आप लिखोगे तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना बहुत काम आते हैं। ठीक है। यस, आज का जो लर्निंग है ना, व्हाट इज ज्योतिष, वो ज्योतिष क्यों हम सिखा रहे हैं। ये जो आज का पार्ट है ना, वो आपको कहीं प्रिडिक्शन में काम नहीं आएगा, बट आपके क्लाइंट पूछेंगे कि मैम ये ज्योतिष कहाँ से शुरू हुई, इसका रीजन क्या है, ये किस बेस पे आधारित है। तो ये आपको सारे आंसर देने में काम आएगा। ठीक है। हम आपको इतना प्रो बनाकर यहाँ से भेजेंगे ना कि आपके सामने कोई भी क्लाइंट किसी भी तरह का क्वेश्चन करे तो आपके पास उसका आंसर होगा। आई एम डैम श्योर। स्टैम्प पेपर पर लिखकर गारंटी, अगर आप क्लास में अटेंटिव हो तो। ठीक है। यस मैम, बिल्कुल। क्योंकि देखो ना, हर छोटी छोटी चीज जब हम पहले पढ़ते थे ना, बहुत पहले की, क्योंकि अभी रिसेंटली आप कहीं भी पढ़ोगे ना, आपको हिस्ट्री कोई भी नहीं समझाएगा। कोई भी नहीं बताएगा कि हिस्ट्री कहाँ से हुई। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारे मन में ये डाउट आता है, क्या पता मतलब काम करती है या नहीं करती। बहुत लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। उसके आंसर भी हम मिलेंगे। और देखिए, पुराना जितना भी विज्ञान है ना, पुरानी जितनी चीजें हैं वो हमारी लाइफ में भले ही हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम वही आ रही हैं। ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप समझिए कि आप पहुंच गए हो 100 साल पहले की जगह में, और वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत। पर मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वो वाले वर्ड मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि वो समझ नहीं आएंगे। बट मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, पर वो छोटे छोटे पॉइंट आप लिखते रहना। ठीक है। यस। तो ये क्या है, आपको ऐसा परफेक्ट बनाएगा ना, आगे आप कहीं मात नहीं खा पाओगे। ठीक है। जी। तो चले स्टार्ट करें फिर। जी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आया, कल मैंने आपको समझाया भी था कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आया। अभी हमारी गाड़ी एक्सीलेटर के साथ जाएगी। देखिए, हमारे सबको पता है हमारे 4 वेद हैं, है ना। सबको पता है ना हमारे 4 वेद हैं। अब उन वेदों के जो अंग बने, आप लिखते रहिए, मैं धीरे 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 चलेंगे हम। उन वेदों के जो अंग बने, वो 6 अंग बने। ठीक है। अभी ये ज्योतिष आया नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योतिष को ला रहे हैं अभी। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला जो अंग आया, वो आया हमारा शिक्षा। ठीक है। तो शिक्षा ने हमें क्या दिया, शिक्षा ने हमें प्रोनाउंसिएशन करना सिखाया। मतलब हम किसी शब्द को कैसे बताएंगे, मतलब जैसे भाषा कह सकते हैं, या किसी चीज को सीखना कह सकते हैं। तो वेदों को आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आप दूसरों को समझाओगे, कैसे शब्द बनेंगे, वो सब हमारी शिक्षा से आया। ठीक है। ये वेदों के जो 6 अंग है ना, आप ये समझिए कि वेदों को कैसे पढ़ना है, कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करना है, ये वो 6 अंग हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा बताई हमारे लिए। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर बनाया उन्होंने कल्प। भाई शिक्षा आ गई, हमें नॉलेज हो गई किसी चीज की, अब उस नॉलेज को हमें यूज कहाँ करना है। पहले तो हम जब आपने देखा होगा कि जब ऋषि मुनि पढ़ाते थे तो गुरुकुल में पढ़ाते थे, है ना।
अब उन्होंने जो पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने जो वेद बनाए या जो भी उनका किताबों में संस्कृत लिखी है, अब भाई वो अपने शिष्यों को कैसे बताएंगे कि ये वाला जो मंत्र है आपको यहाँ यूज करना है, क्योंकि पहले तो मंत्रोच्चारण ही होता था, है ना। यज्ञ होते थे, कौन से यज्ञ में कौन सा मंत्र बोलना है, जैसे आज के टाइम में आप बोलते हो ना कि सूर्य का मंत्र जाप कर लीजिए, नवग्रहों की पूजा करा लीजिए, ये जो है ये हमारे कल्प का पार्ट है। ये हमें बताता है कि हमें कौन से टाइम पे कौन सी पूजा करानी है। जैसे सत्यनारायण जी की कथा अलग होती है ना, उसको आप देखोगे उसका मेथड अलग होगा। अगर कोई हवन कराता है, यज्ञ कराता है, तो सबके मेथड अलग अलग है। वो है हमारे कल्प का स्वरूप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई, दोनों चीजें समझ में आई, शिक्षा समझ में आई और कल्प समझ में आया। फिर हमारा थर्ड नंबर पे जो आया वो आया व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण तो ग्रामर तो आपने पढ़ी ही होगी। भाई आप इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना पड़ता है और इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, तभी तो आप शब्द बना पाते हो पूरा, तभी तो आप इंग्लिश में या तो इंग्लिश में बोलते हो या फिर हिंदी में बोलते हो, है ना। पर उसका जो प्रॉपर शब्द बनता है वो व्याकरण से ही तो बनता है। ये आ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, इसको मिला के क्या शब्द बनेगा, वो है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो थर्ड जो पार्ट आया वो आया व्याकरण। एग्जैक्ट जो वर्ड की सेंटेंस बनाए गए वो व्याकरण से बनाए गए। फिर उसके बाद आया हमारा निरुक्त। अब निरुक्त ने क्या बताया? निरुक्त ने बताया कि भाई देखो, आज के टाइम में तो हम लोग हिंदी, और हम प्रॉपर हिंदी भी नहीं बोल रहे हैं, सही बता रही हूँ मैं, अगर हम हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल रहे हैं, हम उसमें उर्दू के शब्द भी यूज करते हैं। और शुद्ध हिंदी में अगर जाओगे ना, किसी को ट्रेन का हिंदी नाम पता है? लोपथगामिनी। यस। तो ऐसे अगर हम बोलेंगे ना हिंदी में, तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो राइट। ये हमारी वेदों की भाषा है। तो अब संस्कृत के वर्ड और हिंदी के वर्ड जो बने वो बने हमारे निरुक्त से, कि भाई कैसे क्या शब्द हमारे संस्कृत का है और क्या शब्द हमारे हिंदी का है, वो बताया हमें निरुक्त ने। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 5 नंबर पे आए छंद। छंद जैसे हमने रामायण में भी हम छंद पढ़ते हैं ना, भाई एक लय के साथ जो चीज बनती है, जैसे हमारे गाने बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज जैसे मैं आपको समझा रही हूँ एक लय के साथ समझा रही हूँ। भाई शब्द आ गए, ठीक है, मंत्र हमारे आ गए, और हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया। अब उन सेंटेंस को हम कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे उसको लय में लेके आएंगे, वो हमारा बताया छंद ने। ठीक है, और 6 नंबर पे आता है हमारा एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे वेद का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी। इसको कहा गया है चक्षु, हमारी आंखें। चक्षु ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाता है। वेदों का जो चक्षु है वो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैजिक नहीं कर देगा वो, पर हमें रास्ता दिखाएगा हमारी चीजों के लिए। तो अब हम जब एस्ट्रोलॉजी की जर्नी में आते हैं, तो हमने अपने लिए भी रास्ता निकालना है, और और लोगों के लिए भी रास्ता निकाल के देना है। ठीक है, अब आप बनने वाले हो गूगल मैप। वेद का समझ में आया, वेद के अंग समझ में आए, कहाँ से हमारी एस्ट्रोलॉजी का उद्गम हुआ ये समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमने एंटर कर लिया। ठीक है, हमने एक पार्ट पकड़ा जिसके ऊपर हमें अब इतने दिन 3 मंथ्स जो है हमने बिताने हैं किसी एक पार्ट के ऊपर, वो है एस्ट्रोलॉजी और वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे अगर 6 नंबर आपको दिख रहा है, तो ऑल्सो नोन एज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा कि भाई हम केपी पढ़े, हम लाल किताब पढ़े, हम भृगुनंदी BNN बोलते हैं जिसको, भृगुनंदी नाड़ी पढ़े,
वो सब वैदिक के ही पार्ट हैं। उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं जो वेद का अंग है, जो प्रॉपर वेद का अंग है। ठीक है, और उससे हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। फिर हम रघुनंदी नाड़ी इजी कर सकते हैं, हम केपी भी पढ़ सकते हैं। फिर आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप यहाँ से पढ़ के जाओगे, तो फिर क्या जरूरत है 10-12 चीजें सीखने की फिर, है ना। अरे हाँ तो करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, गर्दन हिलाओ। ठीक है, चलो। अब ज्योतिष में जो है हमारे 3 टाइप्स के कर्मा होते हैं। मतलब जब हम किसी को प्रिडिक्शन भी करते हैं, या फिर हम एस्ट्रोलॉजी की जब बात करते हैं, तो अब हर कोई बोलता है हमें रेमेडी दे दीजिए, या फिर हमने रेमेडी की उसने वर्क क्यों नहीं किया, या फिर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकता, और शायद किसी की प्रिडिक्शन भी गलत नहीं हो सकती। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक हाउस से निकलती हैं, एक प्लेनेट से निकलती है। भाई एक आदमी का दिमाग ही तो है छोटा सा, वो कितना कुछ इस दिमाग में रखेगा, तो सारा तो वो एक बार में बोलेगा नहीं। जैसे मैम ने कल बोला था ना कि वो आपको बिठा के नहीं रखेगा 2 दिन की सारी चीजें एक साथ ही बता देता हूँ मैं, बैठ जाओ यहीं पे। तो वो छोटे छोटे पार्ट में आप जिसके पास जाओगे, आपको नई नई प्रिडिक्शन मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि सारे गलत हैं, उन्होंने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। ठीक है, अब सबसे पहले होता है इसमें संचित कर्मा। संचित कर्मा कैसे? जो आप पिछले जन्म से इस जन्म में लेके आए हो, और उनका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके जीवन में जो कुछ होगा वो आपके संचित कर्मा के अकॉर्डिंग होगा, और संचित कर्मा के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर चार्ट बन के आएगा। ठीक है, क्या हुआ संचित कर्मा? जो आप पिछले जन्म से इस जन्म में लेके आए हो, और जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजें, आप कुछ भी कर लो, लाख रेमेडी कर लो, आप नहीं चेंज कर सकते उसको। ठीक है, फिर होते हैं प्रारब्ध, जिनको हम दृढ़ भी बोलते हैं। भाई संचित कर्मा हम इस जन्म में मिल गए, लेकिन सच संचित कर्मा को भी ना भगवान ने बोला है कि अगर जैसे हरि का नाम लो, जैसे राधे राधे बुलाओ तो कृष्ण जी चले आएंगे। ठीक है, तो अगर भगवान का नाम लोगे तो कुछ चीजें आपके, भले ही कर्म आपने कितने बुरे किए हैं, लेकिन जब आप मंत्रोच्चारण करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो कुछ चीजें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, खत्म नहीं होती। ठीक है, फिर आता है आपका प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? दृढ़ कर्म। टस से मस नहीं होगा, कुछ काम आपने ऐसे किए होंगे पिछले जन्म में, जो भाई भगवान ने बोल दिया कि नहीं बाबा अब मैं इसको नहीं चेंज कर सकता, ये तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। तो वो होते हैं हमारे दृढ़ कर्म। लाखों मंत्र कर लो, देखा है ना, कोई कोई लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कितना दुख है, और कोई रेमेडी उनके ऊपर वर्क नहीं करती है। ऐसे क्लाइंट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये चीजें ना, जब आप प्रिडिक्शन में आओगे ना, तब बहुत देखने को मिलेगी, और तब आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, ये उसके पीछे का रीजन है। तो अगर लाख रेमेडी करने के बाद, लाख मंत्रोच्चारण करने के बाद अगर नहीं हो रहा है, तो उनको देखो, डायरेक्ट तो बोलोगे नहीं कि भाई ये तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना कह सकते हो कि भाई समय लगेगा पर धीरे धीरे हो जाएगा। डायरेक्ट किसी को डराओगे तो नहीं ना। फिर होते हैं हमारे क्रियामान कर्मा। मतलब जो हमारे मंत्रोच्चारण से, हमारे कार्यों से बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं ना 360 डिग्री जो लाइफ चेंज हो जाती है, कि भाई हमने ऐसा किया तो हम ऐसी जगह पे थे, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हमने तो उम्मीद भी नहीं की थी। तो वो हमारे कर्मा है, जो क्रियामान चलते हैं। ठीक है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। क्रियामान से हम चीजें बदल सकते हैं, तो वहां पे रेमेडी काम करती है। और कुछ जगह केवल मंत्र काम करते हैं, रेमेडी कुछ काम नहीं कर पाती। वो भी एक रेमेडी है, अगर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो तो वो भी रेमेडी है, पर कुछ जगह पे बस मन को तसल्ली देने के लिए किया जाता है बस। तो यहां तक समझ में आया? बाकी तो सारे जो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं वो सारी चीजें हैं। लग्न चार्ट हमारा यूज होता है, हमारे प्लैनेट यूज होते हैं, हमारे 12 हाउसेस यूज होते हैं,
बहुत सारी चीजें हैं यूज करने के लिए। तो अब जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपकी नींद खराब होने जाने वाली है। ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने समझाया, हिस्ट्री समझाई, वो सबको समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट तो नहीं है चीज को लेके? अब कोई आपको पूछेगा कि भाई कुछ नहीं करती आपकी एस्ट्रोलॉजी, तो आप फट से जवाब दे सकते हो। और पता है क्या बोल सकते हो? कहीं भी ढूंढ लो, आप किसी भी गूगल पे ढूंढ लो, किसी भी किताब में ढूंढ लो, यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है। तो जो चीज हम ढूंढ के लाते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मिस्टेक से हमने कुछ सिखा दिया और वो जाके कहीं और कोई बोले कि नहीं भाई ये तो आपने गलत बोला। ठीक है। इसके बाद हम राशियां पढ़ना शुरू करेंगे। चले। यस। देखिए, पहली बात तो ये बता दीजिए कि कल जो मैम ने बोला था राशियां किस किस ने याद की है? मैम आज तो पूछना नहीं है किस किसने याद की, मैं तो किसी को भी बीच में से पूछने वाली हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मुझे यहाँ पर चलिए। कौन कौन दिख रहा है। बस कैमरा ही बंद कर दो। वैशाली मैम। मैम कल के क्लास का आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा ना? कल मैं नहीं थी। ओके। मेघा जी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम मैम। फर्स्ट राशि, फर्स्ट जोडिएक। एरीज, एरीज एंड इसमें हिंदी हिंदी में उसको मेष बोलते हैं मैम। एंड इज इट्स उसका कैरेक्टर मेल है। और उसका एलिमेंट फायर है। और उसका प्लैनेट मार्स है मैम। परफेक्ट। थैंक यू। अन्नू मैम। हाँ जी मैम। मैम सेकंड नंबर। मैम टॉरस, इसे वृषभ राशि भी कहते हैं। इसका जो अल्फाबेट्स है वो ब व व है, यू है। और इसके जो प्लैनेट के वो हैं वो विनस है। और ये अर्थ एलिमेंट। या, परफेक्ट। थैंक यू। अरुण सर। यस मैम। यस सर, थर्ड थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अपना है जेमिनी, मिथुन। और उसका जो लॉर्ड है वो बुध है। एंड इट इज एयर एलिमेंट है उसका। एंड और क्या चाहिए अल्फाबेट। आपको? अल्फाबेट कौन कौन से रहेंगे सर? अल्फाबेट? नहीं, अल्फाबेट मैंने ध्यान में नहीं रखे हैं मैम। अल्फाबेट क छ घ। क छ घ। यस। ओके। अभी शशि मैम नंबर 4। कैंसर कर्क मैम। एंड इसका है रूलिंग प्लैनेट है मून। और मून का वाटर जैसे एलिमेंट हो गया, ठीक है ना? और ड और ह ये हैं इसके। ओके। और इसका सिंबल क्या रहेगा? कैंसर का सिंबल है केकड़ा। परफेक्ट। एक मिनट। यस मैम। केकड़ा, केकड़ा पानी में रहता है ना, तो वाटर एलिमेंट वहां से पकड़ लिए। ठीक है। मैम आपकी आवाज चली जा रही है। हेलो, मैं बोल रही हूँ मैम, मेरे को रिकॉर्डिंग आपकी उसमें ऐप में हो गई है क्या? नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ सभी लोगों से। ओके। तो 4 राशियों तक हमने याद कर लिए। ठीक है। आज नंबर 5th। मैम स्टार्टिंग से जाएंगे राशियों में, थोड़ा डीप में समझेंगे हम हर राशि को। आज कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएंगे और नेक्स्ट 4 राशियों का नाम और उसके जोड़ी प्लैनेट और वो सारी चीजें आपको चार्ट जो भेजा है उससे आपको याद करना है। जैसे मैंने तरीका कल बता दिया उस तरीके से आपको याद करना है। देखो मैंने जो तरीका बताया था उससे कितना फटाफट लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के 4 मतलब कि 5 6 7 8 4 राशियों का
कल हम बाय हार्ट करेंगे सबका। ओके, क्लियर? मैम डर रहे हैं लोग। नहीं नहीं मैम, अभी नहीं, अभी तो सबको ना मजा मतलब याद रखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। क्योंकि राशियां याद नहीं हुई ना, सब गड़बड़ हो जाना है फिर। तो हम कहाँ पर थे? एक सेकेंड। चलिए, आज हम राशियों को, वो जो हमने कल देखा था वो पार्ट अलग है, ठीक है। हम कुछ चीजें राशियों के बारे में समझेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ना, ये आप अपने लिखते रहना, ठीक है। ये बहुत काम आएंगे जब चार्ट रीडिंग करेंगे तो। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो विषम राशि। जो विषम राशियां होती हैं वो लिखो, और एक हेडिंग ऊपर विषम डालो, एक उसके नीचे सम डालो। एक विषम होती है, एक सम होती है। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ आप कैसे याद करोगे? जब आप दो दो हेडिंग डालोगे ना, तो आपको कैसे शुरू करना है? भाई 1 नंबर जो है वो विषम है ना? विषम है ना वो नंबर। ऊपर 1 लिखोगे, सम में 2 लिखोगे, विषम में 3 लिखोगे, सम में 4 लिखोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। तो आपको ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई विषम कौन सी है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे गड़बड़ भी हो जाएगा फिर। तो आप जब भी याद करोगे, क्योंकि जब आप शुरू में प्रिडिक्शन निकालोगे ना, तो आपको ऐसे याद नहीं रहेंगी। तो ये जो छोटा छोटा सा आप चार्ट बनाओगे ना, ये लिख के रखना आप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विषम राशियां और ये हो गई सम राशियां। अब इनका इम्पैक्ट कैसा आता है, विषम का और सम का जो इम्पैक्ट आता है वो कैसे आता है? फिर आप एक तरफ हेडिंग डालो क्रूर और सौम्य। क्रूर राशियां और सौम्य राशियां। अभी ना यहाँ पर क्रूर राशि का नंबर, मतलब आपकी जो राशि का नंबर है उसे क्रूर में देखकर डर मत जाना कि अरे भगवान मेरी राशि तो क्रूर में आ गई, मैं क्रूर हूं क्या, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं ठीक है। है, हाँ, बिल्कुल भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं कि क्रूर है या तो मैं तो फीमेल हूँ और मेरा नंबर मेल में आ गया, अब क्या। ऐसा नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। क्रूर हाँ, मतलब वो कि सारी चीजें हम थोड़ा पढ़ेंगे। सा कठोर। ओके, कि कोई आता है नेटवर्क मार्केटिंग से, सर जी ये स्कीम है बहुत अच्छी ऑफर है, तो हम नहीं लेना, तो मतलब नहीं लेना। ओके, तो दैट मीन्स कि वो मतलब स्ट्रांग है अपने डिसीजन को लेकर, ऐसा नहीं कि क्रूर है। चलो मैं एक आपको ना एक छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ। जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जब हम कहीं पर भी पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो फिर वहां से कॉल आता है कि आप पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, आपको एक टिकट का स्कीम लगा है, ऑफर लगा है, आप आ जाओ कपल में गिफ्ट लेने, आता आता है ऐसा कॉल्स वगैरह। ओके, फिर वहां पर जाते हो तो क्या होता है, क्लब एंड रिसोर्ट की मेंबरशिप, है ना। ऐसे फिर हम गए थे एक बार, तो हमें ना मतलब कि वो कर्मा होटल करके वहां का पैकेज मिला था बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और कंपलसरी था कि वहां का आपको 1.5 2 घंटे का मीटिंग अटेंड करना है। ठीक है, 1.5 2 घंटे मीटिंग अटेंड करने के बाद 70 to 90% लोग उसमें एनरोल करते हैं, या तो 1 साल के लिए या 10 साल के लिए या 6 महीने के, मतलब जो भी होता है कैपेसिटी। अदरवाइज अगर कुछ नहीं ना तो लास्ट में मतलब कि एक उनको ट्रिप मिलती ही मिलती है, मतलब एक ट्रिप तो वो लोग लेते ही है। बट फॉर विद अस, मतलब कि हम लोगों ने जो पूरा देखा, तो मैंने एक ही चीज बोली कि मैं, अरे बाबा इतना मेंटेनेंस नहीं देना है, नहीं करना मतलब नहीं करना, मतलब उसके 2 घंटे के बाद हमने सिर्फ ना बोल दिया, ना मतलब ना, कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, नहीं करना है। 1 साल में अगर घूमना नहीं हुआ तो, अगर हमारी मर्जी कहीं और हुई तो वो उसने बोला हर जगह पर है, हर सिटी में। मैंने कहा पर दूसरी होटल में जाना हो तो ये मतलब एक सिर्फ एग्जांपल बताती हूँ, आई एम ऑल्सो नंबर 1। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो अपने डिसीजन पर अडग होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रूर हो गए। ओके, तो इस हिसाब से आप समझो कि अपने डिसीजन, अपने थॉट ऑफ प्रोसेस को लेकर वो लोग टस से मस नहीं होते। ओके, सो डरने की बात नहीं है, कह रहे मेरा बेटा तो क्रूर में चला गया, मेरी बहू कैसी होगी, तो ऐसा टेंशन मत लेना। बहुत अच्छे होता है, पता है मेष राशि वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना, तो बहुत मजा आने वाला है। अरुण सर भी आई थिंक मेष राशि में आएंगे ना, राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपका नेम और सारी चीजें जुड़ी के हिसाब से है तो।
मैम ये आप लग्न की बात कर रहे हैं या नहीं, राशि की राशि बात? राशि। राशि राशि। राशि? नहीं नहीं, मेरा वृषभ है। ओके। ओके। वही आशा वो मैम। नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से फिर नेम चेंज हो जाएगा ना। हम्म। यस। नक्षत्र के हिसाब से भी ज्यादा मून जहां पर आपका बैठा है मतलब वहां पर जो नंबर है वो आपकी राशि कहलाते हैं। हम्म। करेक्ट, ठीक नहीं है। वो राशि तो है लेकिन नेम फिर चेंज हो जाता है ना नक्षत्र के हिसाब से। नक्षत्र फिर पदों हम के हिसाब राशि से। से इतना नहीं देखते ना। पदों के फिर हिसाब से एक्चुअली नक्षत्र के। आपका ऐसा नक्षत्र कौन सा है? मेरा रोहिणी है मेरे ख्याल से। एक मिनट, नहीं हाँ। ध्यान में आप नहीं है सर अपना मुझे। चार्ट देखिए कि आपके चार्ट में चंद्रमा किस नंबर के साथ है। नहीं वो तो ऋषभ के साथ है, 2 नंबर, ये अपना 2 नंबर जो है उसके साथ है। ओके। वो तो सही है। फिर हाँ। ओके। बाकी नक्षत्र जो है आई एम नॉट टू श्योर। ओके। आशा मैम। मैम, सॉरी, आप क्या पूछ रहे हैं? व्हाट योर जोडिएक? कन्या, वर्गो। ओके। मतलब हमारे क्लास में ना सभी लोगों की राशि डिफरेंट है और नाम डिफरेंट है। यस विजय मैम। मैम मेरा मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र है। बट वो अकॉर्डिंगली राशि के हिसाब से नहीं रखा, तो विजया रिया रखा गया है। अच्छा, आप सभी लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। मेघा मैम। मैम, मेरा राशि के हिसाब से नाम है मैम, मेरा सिंह राशि है और म से ही स्टार्ट होता है मेन। ओके। जैसे जैसे हम राशियां पढ़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे ना, तो आप देखना कि वो कितने परसेंट एक्यूरेट जा रहे हैं। अभी हम मेष राशि के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जितने भी आपके नियर डियर आपके फैमिली में जितने भी मेष राशि वाले हैं ना, उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। फिर आपको पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है। राशि से और नाम से ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है मैम, क्योंकि भाई हम बचपन में थे, हमें तो नहीं पता था। मेरा अगर जन्म राशि देखो तो मिथुन है, जेमिनी है, क्योंकि के से मेरा नाम निकला था। और नाम रखा मेरा यामिनी, तो वो निकला स्कॉर्पियो से। और घर में बोलते हैं सब मिनी, अधिकतर मिनी बोलते हैं, तो वो वहां से आ जाता है सिंह। तो आप सोचो मैं तीन तीन राशियां लेके घूमती हूँ। तो बहुत ये चीजें ना मैंने खुद रियलाइज किया, ये गड़बड़ हो जाता है। तो आगे से जो भी बच्चे हो ना, कोशिश करना कि भले ही आप अपने पसंद का नाम चूज कर लो, बट राशि वही रखना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में ना फिर। ठीक है, शनि बहुत परेशान करते हैं फिर। Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चलो, हम क्रूर और सौम्य राशियां पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आपने एक एक हेडिंग डाला क्रूर का, और एक हेडिंग डाला आपने सौम्य का। तो देखिए, जो विषम राशियां हैं, जो विषम राशियां हैं वही क्रूर राशियां हैं, और और वही वही मेल मेल है। राशियां हैं, वही मेल है। समझे? जो विषम राशियां हैं वो वही क्रूर है और वही मेल है। अब मेल ऐसा मत बोलना कि हमको क्रूर बताया आपने, पर वो राशियों का स्वभाव है। ठीक है। तो क्रूर राशियां आपने देख ली, और सौम्य यहाँ से नोट डाउन कर लिया आपने सारी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब ये सारी चीजें कहाँ काम आती हैं? ये काम आती है आपके चार्ट रीडिंग में। जब आप चार्ट रीड करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है? सपोज आपने देखा किसी के 9 नंबर लिखा है चार्ट में। ठीक है, किसी भी हाउस में लिखा है, हम अभी हाउस नहीं देख रहे हैं। हमने देखा 9 नंबर कहीं पे लिखा है। ठीक है। और 9 नंबर के साथ जो है अगर बैठ जाए, मान लो वृषभ, सॉरी, शुक्र बैठ जाए। ठीक है। अब 9 नंबर जो है वो धनु है। अगर आप देखोगे 9 नंबर जो है वो धनु है, और उसके जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। और नहीं, यहाँ पे तो फिर शुक्र आ जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बुध की, मान लीजिए 6 नंबर आ जाता है। ठीक है, बुध बैठ जाता है, सपोज बुध बैठ गया। अब बृहस्पति और बुध तो फ्रेंडली हैं। ठीक है, बृहस्पति और बुध वैसे देखोगे तो फ्रेंडली प्लेनेट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई? क्योंकि 9 नंबर जो राशि है वो आपकी क्रूर राशि है, और वो मेल राशि है। और बुध कैसा है? बुध के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक जब हम प्लेनेट का पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बुध एक तो जिसके साथ बैठता है वैसा स्वभाव करता है, दूसरा वो ट्रांसजेंडर में आता है।
ठीक है, अगर वो चाइल्ड बर्थ में बैठ जाए तो कितनी प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग बोलते हैं भाई वहां पे तो जुपिटर की राशि है, ठीक है, और साथ में बुध बैठा है, तो बुध भी अच्छा प्लेनेट है और जुपिटर भी अच्छा प्लेनेट है, फिर बच्चे होने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बच्चों में इतना डिले क्यों हो रहा है, या बच्चे ऐसे क्यों हैं, उसका रीजन समझ में आएगा। क्योंकि वो क्रूर प्लेनेट है और वो मेल है, और बुध जो है वो ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो एक चांस तो बनेगा कि वहां पे जो चाइल्ड होगा वो मेल हो सकता है। दूसरा, क्योंकि जहां पे ट्रांसजेंडर प्लेनेट बैठता है वहां पे बच्चे होने में देरी होती है, या फिर कई बार नहीं भी होते। तो हमें यहाँ पे फ्रेंडली प्लेनेट अगर अलग देखने हैं, और क्रूर और सौम्य प्लेनेट और मेल और फीमेल अलग देखने हैं, इसलिए मैंने ये सारा चार्ट बनाया है। क्योंकि जब आप प्रिडिक्शन में जाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप राशियां पढ़ोगे, और भाई राशि तो इसका तो प्लेनेट जो है वो जुपिटर है, और साथ में मान लीजिए मंगल बैठा है, तो जुपिटर और मंगल तो फ्रेंडली हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, राशियों का स्वभाव अलग होगा, प्लेनेट का स्वभाव अलग होगा, तो वहां पे पूरी प्रिडिक्शन पलट हो जाएगी। तो जब हम राशियां पढ़ेंगे तो केवल हम राशियों को देखेंगे, वहां पे हम प्लेनेट को नहीं देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, टॉरस का शुक्र है, बस इतना याद रखना है, उनका कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर नहीं लेके आना है। तो ये चीज क्लियर हो गई राशि के बारे में। अब ये मत बोलना कि भाई टॉरस का जो स्वामी शुक्र है तो उसके अंदर शुक्र वाले स्वभाव आएंगे, आएंगे ऐसी बात नहीं है, बट राशि का स्वभाव अलग होगा अपना। ठीक है, तो क्रूर जो राशि होगी वो मेल होगी, और जो सौम्य राशि होगी वो फीमेल होगी। इसे तो सिंपल भी है, क्योंकि थोड़े से जो मतलब क्रूर तो नहीं होते मेल, लेकिन थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। तो वही चीज आ गई, थोड़े स्ट्रिक्ट होता है। फीमेल कैसी होती है, बच्चे ने दो चार बार रोए और मान गए सारी बात, कि ठीक है सारी इच्छाएं पूरी होंगी अब तुम्हारी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हम एक एक पॉइंट जो समझेंगे उससे सारी चीजें फिर बहुत आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगला जो स्वभाव आता है राशियों का, देखो राशियां जो बनती हैं, एक हमारी होती है चर, यानी मूवेबल, एक होती है फिक्स जो स्थिर होती है, और एक होती है ड्यूअल जिसका द्वि स्वभाव होती है। यहाँ पे आपको याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा, जब 1 2 3 करके आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए अब 12 राशियां हैं, तो पहले वाले में चर में आपने फर्स्ट लिख दिया, स्थिर में आपने सेकंड लिख दिया, द्वि स्वभाव में आपने 3 लिख दिया। आप देखो यहाँ पे एक चीज आप देखो, ये जो है आपका जो मेष राशि के स्वामी मंगल है, और वृश्चिक के स्वामी भी मंगल है ना। लेकिन जो मेष राशि है वो चर में आती है, और जो वृश्चिक राशि है वो स्थिर में आती है। उनका कितना स्वभाव चेंज हो गया। चर कैसे होता है, चलायमान। जब आप चार्ट में देखोगे ना, तो मान लीजिए किसी की सपोज फर्स्ट हाउस में लगन में मेष राशि बैठ जाए, या फिर जिनकी राशि मेष हो जाए, वो लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में ग्रोथ करने की सोचते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो ग्रोथ करेंगे। दूसरा, उनको ज्यादा देर बैठाओगे ना तो ज्यादा देर बैठ के काम नहीं कर पाएंगे, या उनके दिमाग में चार चीजें चल रही होंगी कि इसके बाद अभी मुझे ये भी करना है, इसके बाद मुझे ये भी करना है। ठीक है, तो उनका हमेशा ग्रोथ वाला सिस्टम रहता है। तो मूवेबल राशि को हम देखते हैं। दूसरा, वो अपनी चीजों को ना पीछे छोड़ के आगे चलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के साथ विल, इसीलिए विल पावर अच्छी होती है, कि भाई किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो ऐसा नहीं है कि अरे मेरे साथ मेरे तो पैसों का लॉस हो गया, आगे से तो मैं पैसे ही कहीं नहीं लगाऊंगा, या फिर मैं बिजनेस ही नहीं करूंगा, या मैं रिस्क ही नहीं लूंगा। तो मूवेबल जो राशियां होती हैं उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता। या अपनी लाइफ में पीछे बहुत परेशान रहे होंगे तो ऐसा थोड़ी सारी जिंदगी दुखी रहेंगे, क्या उन चीजों को याद ही करते रहेंगे। वो छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए ना मूवेबल राशियां ना बहुत अच्छी होती हैं, और वो इसीलिए माफ भी कर देती हैं। बहुत हद तक लोगों को माफ कर, क्योंकि अग्रेशन स्वभाव है, चलो वो तो अलग बात हो गई, लेकिन वो चीजों को माफ कर देती है कि ठीक है जाने दो, वो उसका कर्मा उसके साथ है, हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको चार्ट में भी देखने को मिलेगी। और ये राशियों का जो आपके अंदर देखो, किसी की मेष राशि है, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव उसके लग्न के प्लैनेट का भी आ रहा होगा, तो दो चार चीजें मिक्स करके एक पूरा कैरेक्टर बन के आएगा इंसान का। लेकिन ये चीजें उसके अंदर होंगी 100%, भले ही वो छुपा के रखे। क्योंकि कुछ राशियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अंदर छुपा के रखते हैं, कुछ चीजें हमारे अंदर होती हैं, कुछ हमारे बाहर होती हैं, है ना। तो भले ही वो फील ना कराए किसी को, पर ऐसा स्वभाव उनके अंदर जरूर होगा। ठीक है,
अभी हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं जा रहे, अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि चर का मतलब क्या होता है। फिर आते हैं हम स्थिर के ऊपर। जो स्थिर राशियां हैं जैसे 2, 5, 8, 11, ये हैं आपकी स्थिर राशियां। ये स्थिर होके काम करना पसंद करती हैं, फिर इनको चेंज पसंद नहीं है। जैसे चर राशि ना चेंज जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उनको चेंज मिलता है, नई जॉब मिली, क्योंकि वो देखते हैं भाई सैलरी यहाँ अच्छी मिल रही है, ठीक है चेंज कर लेते हैं, ठीक है वो खुश होते हैं। लेकिन जो स्थिर राशि वाले हैं उनको जल्दी से चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। वो बोलते हैं अरे इतने साल हमने यहाँ बिता लिए, अब मन नहीं करता है, मतलब लोगों से ना जुड़ाव हो गया है, ठीक है। तो वो जल्दी से चेंज नहीं करते। दूसरा, उनकी एक अच्छी आदत ये होती है कि वो एक जगह टिक के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, इसीलिए वो जॉब में अगर टिक जाए ना तो कई साल गुजार देते हैं। पर वो इस चक्कर में जिद्दी भी हो जाते हैं। स्थिर राशि कैसी है भाई, अपनी बात से क्या है, जिद है, ये मुझे करना है तो करना है, आप कुछ भी कर लो चाहे। तो इस चक्कर में वो अपना नुकसान भी कर देते हैं। तो हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो दोनों चीजें समझ में आई, चर भी समझ में आया और स्थिर भी समझ में आया। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, डुअल साइन में। तो जैमिनी में तो आपने वैसे भी देखा कि दो लोग हैं, है ना। डुअल साइन में क्या होता है, देखिए डिग्री जो होती है ना 30 डिग्री होती है, हर हाउस की डिग्री देखोगे, एक राशि की डिग्री देखोगे 30 डिग्री आती है, ठीक है। तो द्विस्वभाव जो राशियां होती हैं वो फर्स्ट जो 15 डिग्री है, फर्स्ट जो 15 डिग्री है वो फिक्स होती है, और बाद के 15 डिग्री जो होती है मूवेबल होती है। अब इससे क्या पता चलेगा भाई, अगर किसी की राशि जो है, अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि जहाँ पे मून बैठा है वो आपकी राशि हुई, अगर वो 15 डिग्री तक है तो वो फिक्स है, उनका स्वभाव बिल्कुल फिक्स होगा, उस चीज को लेके, उस हाउस को लेके भी होगा। अपनी लाइफ में नहीं होगा, जहां पे वो बैठेगी उस हाउस को लेके भी होगा। लेकिन अगर वो 15 डिग्री से ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो वहां पे मूवेबल हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखना एक राशि के लोग हमेशा एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। क्या पता उनका डिग्री जो है ज्यादा हो, क्या पता दूसरे का डिग्री कम हो। अब ये अभी सब आप चीजें टेंशन कैसे में पता। मत आ जाना। अभी सभी लोग ना टेंशन में मत आ जाना कि अभी ये डिग्री कैसे याद करेंगे, मूवेबल है। अभी सिर्फ आपको ये तीन चीजें ही याद रखनी है। ओके, चल बस कौन सा है, स्थिर कौन सा है, और द्विस्वभाव किसका है। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम याद करेंगे। यहाँ पर अभी 2 दिन में ना आपको सिर्फ ये नंबर से खेलना है। मतलब नंबर्स को ही अपने दिमाग में बिठाना है, उसके एलिमेंट्स, उसके प्लैनेट, उसका स्वभाव, उसका एलिमेंट, सॉरी, उसका जो तत्व है वो सारी चीजें याद करो। धीरे धीरे हम जाएंगे, ठीक है। ये चीजें जब आप समझोगे ना, तो आपको जब हम कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे तो ये वाली चीजें आपको, आप खुद ही मुझे बता दोगे कि मैम मेष राशि ऐसी होती है, क्योंकि हमने ये सारी चीजें याद कर ली उसकी। अब वो जिस हाउस में बैठेगी वो वैसा ही इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। तो हर राशि से हर भाव देखता है। जैसे मेष राशि फर्स्ट नंबर की है, तो मेष राशि जो फर्स्ट नंबर पे बैठती है, तो इसीलिए वो बिगनिंग दिखाती है, और इसीलिए उसका स्वभाव फर्स्ट हाउस से मिलता जुलता होगा हमेशा। टॉरस जो राशि है उसका स्वभाव सेकंड हाउस से मिलता जुलता होगा। तो ये जब हम इनके पूरे प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे तो मैं हाउसेस के साथ समझाऊंगी आपको, ठीक है। एक एक राशि को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अब आते हैं हम तत्व के ऊपर। भाई तत्व कितने होते हैं। अब कोई कहेगा मैम यहाँ पे आपने ना आकाश तत्व नहीं लिखा। तो राशि का जो है ना आकाश तत्व नहीं होता, राशियों में आकाश तत्व नहीं होता। और प्लेनेट में भी केवल एक ही है, वो है जुपिटर बस, ठीक है। तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अब यहाँ पे आप पहले ऐसे लिख दीजिए, 4 नंबर आपने ऐसे लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई दिक्कत हुई, आपको बस नंबर ही तो लिखने हैं। अब अग्नि तत्व में आती है आपकी 1, 5 और 9, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। इनका स्वभाव होगा अग्नि तत्व वाला, ठीक है। फिर आती है पृथ्वी तत्व, टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या
और कैप्रिकॉन मकर। फिर आती है वायु तत्व। वायु तत्व में आएगी जेमिनी, मिथुन राशि। 7 नंबर तुला राशि, लिब्रा। और 11 नंबर एक्वेरियस, कुंभ राशि। फिर आती है जल तत्व। जल तत्व में आती है आपकी कैंसर, कर्क राशि। ठीक है। 8 नंबर और 12 नंबर। 8 नंबर की राशि कौन है, किसी को याद है? देखो यहाँ पे सब जगह नंबर है, कहीं पे राशियां नहीं है। वृश्चिक राशि। 8 नंबर की कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। और पता है, देखो दोनों जो है, अगर हम चलो मैं आगे बताऊंगी, ये सारी चीज तो मैं आगे बताऊंगी वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। 12 नंबर आपकी पाइसेस, मीन राशि। तो हो गई, सारे तत्व हो गए। तत्वों के आधार पे भी इनके पूरे कैरेक्टर निकाले जाते हैं। चलो यहाँ पर एक और चीज आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं जो आपको आपके साथ जो शेयर करती हूँ ना, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करती हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे और मेरे भाई का बर्थ एंड डेस्टिनी सेम है। बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर सेम है, मतलब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन। बट फिर भी हम दोनों के थॉट प्रोसेस, डिसीजन, नेचर, सब में ना आसमान और जमीन का फर्क है। जबकि डेस्टिनी और बर्थ नंबर सेम है, तो प्रिडिक्शन सही से कैसे जाएगी? दोनों में सेम प्रिडिक्शन जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? जबकि हम जब न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 2 नंबर जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब लोगों के सेम हम बताते हैं, 3 नंबर के सब सेम हम बताते हैं। बट यहाँ पर देखो, मेरी जो राशि है वो नंबर 1 है और उसकी जो राशि है वो नंबर 12 है। अभी यहाँ पर तत्व पूरा का पूरा चेंज हो गया। एक हो गया अग्नि तत्व और दूसरा हो गया 12 नंबर पानी। ठीक है, जल तत्व। अभी दोनों में कितना डिफरेंट आ जाता है। तो ये रीजन है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो तो उसकी प्रिडिक्शन, न्यूमरोलॉजी हो या वास्तु हो, उसमें अगर आप ऐड ऑन करते हो तो आपका जो जो प्रिडिक्शन होता है ना वो श्योर शॉट जाता है। क्लियर? आप आपके फैमिली में देखो कि जबकि आपने ये भी फील किया होगा कि हमारे तो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि हम दोनों का बर्थ नंबर तो सेम है या डेस्टिनी सेम है, बट फिर भी नेचर में डिफरेंट है। आपने कभी ये नोटिस किया आपके फैमिली में? ये सन्नू मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम। मैम मेरे ट्विन्स हैं दोनों, अच्छा। और दोनों टोटली डिफरेंट नेचर के हैं। इवन कि इनकी कुंडली भी सेम है, सब कुछ सेम है, तत्व भी सेम है, मगर टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। नेचर, एवरीथिंग। मतलब एक कहते हैं ना कि कहीं भी एक जगह मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों का एक चीज मिलती है, नहीं मिलती। तो ये भी हम सीखेंगे कि क्यों ट्विंस बच्चों के डिफरेंस कैसे हो जाते हैं, नेचर। ठीक है। यस। आज थोड़ा हैवी हो रहा है डोज, क्या और थोड़ा बड़े आगे? बताओ। ये सारी चीजें ना याद रखनी है। आगे आगे बढ़िए। आगे बताइए। आगे। आगे, हाँ आगे ठीक है। चलेंगे। और जब मैम बता रहे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा आप लिख तो दोगे, बट आपको यहाँ पर फिट करना है। तो जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जल तत्व, ये पानी तत्व, ऐसा नहीं करना है। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है, नहीं, आपका यहाँ पर फिट होना चाहिए। एनएलपी वाली टेक्निक किसी को समझ में आई थी कल? ओके। चलो मेघा मैम, 159 अग्नि तत्व को हम कैसे याद करेंगे? 1 मिनट में सबको म्यूट कर देती हूँ। मेघा मैम सिखाएंगे। यस मैम। मैम अग्नि तत्व के नंबर हम कैसे याद करेंगे? हाँ मैम, पहले मैं सारे चारों तत्व लिख लूंगी। तत्व लाइक अग्नि, मतलब 159 अग्नि तत्व है, हम कैसे याद करेंगे कि 159 अग्नि तत्व में आएंगे? मेन फायर नंबर। एलिमेंट।
फायर मेल एलिमेंट्स फायर एलिमेंट्स। ओके। एंड शशि मैम। के लिए 3 6 10। मैं तो ऐसे मैं याद करने वाली उनके जो मैम। पिक्चर्स है एक ना, मिनट है मेगा मैम, रुको। जैसे उनकी पिक्चर्स है ना, मेष लियो धनु की, उस पिक्चर को मैं अपने माइंड में रखूंगी कि जैसे 159 है, ये अग्नि तत्व कौन सी राशि में जा रहे हैं, तो उनकी पिक्चर्स मेरे सामने रहेगी ना, मतलब ये मेष की है, मेष में कौन है, उनके जो सिंबल है, मेष के सिंबल, उनको ज्यादा सिंपल, वो एकदम कर। सिंपल। मान लो कि एक जगह पर एक ये है, मतलब कि एक जगह पर आग लग रही है सपोज। ओके। और एक बच्चा वहां पर खेलता हुआ आया और उसने अपने 3 बॉल उठाकर अग्नि में डाल दिए। एक बॉल पर लिखा था 1 नंबर, दूसरे पर लिखा था 5 नंबर, तीसरे पर लिखा था 9 नंबर। ठीक है, फिट हुआ यहाँ पर अग्नि तत्व के नंबर कौन कौन से? 159। ओके। ऐसे याद करो, क्योंकि ओके। जब आपके सामने क्लाइंट आएंगे तो आपको मतलब एलिमेंट नंबर ऐसा लिखना नहीं है। हम यहाँ पर सिखा रहे हैं ताकि आपको लिखने में इजी हो, पर आपको याद बाय हार्ट रखनी पड़ेगी सारी चीजें। ओके। तो ऐसे पिक्चर्स के फॉर्म में सारी चीजें याद करने की ट्राई करो, अपने इमेजिनेशन से पिक्चर्स बनाते जाओ और फटाफट से याद करते जाओ। और अभी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपको यही काम करना है। तब मैं पृथ्वी का मतलब ये अर्थ का भी ऐसे हो सकता है ना, कि जैसे ये 2 6 10 नंबर की राशि है, तो पृथ्वी बनाइए, में चलो जैसे अपनी हम लोग, क्रिएटिविटी से बताइए। जैसे कि हम लोग कोई भी खेल रहे हैं तो मैम आपकी पृथ्वी में आवाज ना खेल रहे मतलब थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, प्रॉपर अब आ नहीं आ रही रही। है एक्चुअली, अब आ रही। जी। बोल रही हूँ जैसे कि हम लोग गेम्स खेलते हैं, हम्म। गेम्स तो ग्राउंड में ही खेलते हैं, तो मेरे माइंड में अभी आया जैसे कि कुछ भी गेम खेल रहे हैं, बैडमिंटन या ये भी जो भी खेल रहे हैं, तो 3 पर्सन है, 3 पर्सन है जो पृथ्वी पर खेल रहे हैं 2 6 10। परफेक्ट। ये भी हो सकता है यस, ऐसे कि बनाते आप जाओ। अपना। हम्म। मेघा क्योंकि मैम, वो अभी अर्थ आइडिया आया? एलिमेंट आ गए ना, अर्थ एलिमेंट आ गए, तो 2 प्लेयर्स हैं, 6 पर्सन हो गए, 10 पर्सन हो गए, तो वो हम लोग उस हिसाब से भी काउंट कर यस सकते हैं। यस यस। मैं यहाँ पे अपना नंबर्स ट्राई करूंगी मैम, लाइक एवरी ईच नंबर इज हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 राशिज। लाइक अग्नि में 1 5 9 2 3 5 6 7। और वैसे ही सारे में भी ऐसे 2 2 नंबर के डिफरेंस आते हैं मैम, सारे यस तत्व। सो इस तरह यस से मैं याद करूंगी मैम। यस मैम, यस। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। मैम थियोरिकली सिखाएंगे, मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। क्योंकि ये ना बहुत जरूरी है याद करना, और इतना इजी नहीं रहता है, पता है। जब हम, अभी आपको बहुत इजी लग रहा है कि मैम नंबर बता रही है, सारी चीजें एक साथ पूछ लूंगी ना, तो दिमाग में ना खिचड़ी पक जाएगी कि ये क्या हो गया अब। ठीक है, चलिए। तो हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए कि उनका भी अपना अपना काम है, ठीक है। जो तत्व है उनका अपना अपना काम है। वो कैसे पता करेंगे, देखिए। जो हमारी अग्नि तत्व की राशियां हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी 159, ठीक है। वो हमारी बॉडी में, देखिए, हमारी, सबसे पहले मैं एक चीज समझाती हूँ। हमारी बॉडी में जितनी बीमारियां होती है, अब यहाँ से मेडिकल भी आएगा, और यहाँ से हम वास्तु भी सीखेंगे। ठीक है, मैम एक एक सेकेंड हो। मैं ना वास्तु का एक चार्ट शेयर करूंगी, ठीक है, आप लोगों के साथ, जिसमें ना 9 प्लेनेट और उसके जो जो डायरेक्शंस है ना वो लिखे हैं। ओके, तो वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी ताकि आपको प्रॉपर पता चले। अभी सपोज के आज की ही बात करूँ तो एक क्लाइंट थे। ओके, उनको फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट करना था, तो वो मतलब पहले वो एक बार कर चुके थे, बट फिर भी उनको ना बहुत ज्यादा लॉस आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने पूरा देखा, मतलब उन्होंने ऑलरेडी पहले भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट किया था, पर उनको इतना सोल्यूशन नहीं मिला। बट आपको पता है, मैंने उनको एक चीज पूछी कि मैम आपके साउथ ईस्ट जोन में क्या है? तो उन्होंने कहा वॉश एरिया है, और वहां पर कलर कौन सा है? मस्टर्ड कलर का कलर है। ओके, मतलब कि येलोइश कलर है, और वहां पर उनका ये है वॉश एरिया, मतलब दोनों के दोनों। साउथ ईस्ट जोन किस चीज का है? वीनस का है। ओके। अभी वहां पर उनका वाटर एलिमेंट है।
तो वहां पर पहले तो गड़बड़ी हो गई, फिर उनका कलर भी डिफरेंट हो गया, ठीक है, कलर भी एंटी हो गया। तो अगर आप किसी का बिजनेस एनालिसिस भी करते हो, सपोज कि कोई रेस्टोरेंट के रिलेटेड बिजनेस कर रहा है, तो रेस्टोरेंट इसमें आ जाता है। दो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस एक तो सूर्य होता है और दूसरा होता है वीनस। ओके। तो उस हिसाब से अगर वास्तु के रिलेटेड आप वहां पर भी रेमेडीज दे सकते हो कि आपको आपके घर के और आपकी जो वर्क प्लेस उस यहाँ पर आपको ये प्लेसमेंट पर ये कलर याद रखना है, ठीक है, एंटी कलर को यूज नहीं करना, तो भी उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मैंने इमीडिएटली पहले तो उनको बोला कि आपको 5000 का खर्चा होगा, उस जगह का पहले कलर चेंज करो। ओके। तो ये सारी चीजें ना आपको काम आती हैं। ओके, चलो बड़े आगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आप हेल्थ की। तो हमारी बॉडी में जितने भी बीमारियां होती हैं वो हमारे तीन विकारों की वजह से होती हैं। तीन विकार कौन से होते हैं आपके? वात, पित्त और कफ। अब तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कोई जाता नहीं है तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप एलोपैथिक दवाइयां भी खा रहे हो ना, वो भी केवल, आप कुछ भी बीमारी उठा के देख लीजिए, वो इन्हीं तीन की वजह से होगी। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से तो हमें सब कुछ निकालना है ना, हेल्थ निकालनी है, वेल्थ निकालनी है, क्या भाई उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और हेल्थ वाले लोग बहुत आएंगे आपके पास कि मुझे ये हेल्थ इशू है। तो ये राशियों से आपको पता चलेगा कि भाई उनकी बॉडी के अंदर कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं, या इन फ्यूचर भी उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं पित्त की बात करूं, तो पित्त प्रकृति जो होती है वो हमारी किस में आती है? 1, 5 और 9 में। पित्त प्रकृति कैसी होती है? भाई किसी ने ऑयली ज्यादा खा लिया, ठीक है, या जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने रात में ना मोटी दाल खाई, जैसे राजमा छोले खाए तो हमें पचे नहीं, ठीक है, एसिडिटी बहुत होने लगी, तो ये होती है हमारी पित्त प्रकृति। तो आप ये चीज ना आज चेक करना कि किस किस की बॉडी में कौन कौन से विकार है। सबसे पहले आप हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करना, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सभी को बीमारियां हैं आज के टाइम में। ठीक है, फिर दूसरा आती है आपकी वात प्रकृति। तो वात में कौन कौन सी राशियां आती हैं आपकी? 2, 6 और 10। जिनकी ये राशियां होंगी उनकी बॉडी में आप देखना कि वायु की प्रकृति ज्यादा होगी। अब वायु की प्रकृति में कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे हम देखो, वायु हम एसिडिटी को भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अर्थराइटिस होता है, गठिया किसी को होता है, तो वो भी वात प्रकृति की वजह से ही होता है। या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम जो होती है वो भी वात प्रकृति की वजह से होती है। बीमारियां हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप विकार लिख लीजिए कि कौन सी राशि में कौन सा विकार आता है। ठीक है, फिर अब कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें तीनों चीज देखने को मिलेगी आपको, वात भी, पित्त भी और कफ भी। अब उनको सारी बीमारियां हो सकती है इन तीनों चीजों से रिलेटेड। तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा डेंजर वाली चीज हो गई। 3, 7 और 11। मिथुन, तुला और कुंभ राशि, तो इन लोगों में आपको अधिकतर बीमारियां देखना ना कि लगभग, जैसे कहते हैं ना कि भाई बीपी की प्रॉब्लम भी है और शुगर भी है, होता है ना ऐसा, पर सबकी प्रकृति अलग अलग है। फिर लास्ट में कौन सी प्रकृति आती है आपकी? कफ प्रकृति। तो वो कैसे होती है? 4, 8 और 12 राशि वालों को। अब कफ कैसा होता है? जिनका जुकाम कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, जिनका जल्दी, जैसे मौसम बदलता है तो एकदम जुकाम हो गया, गला बैठ गया, ठीक है, खांसी जल्दी हो गई, बलगम जिनको बहुत ज्यादा बनता है, तो ये सारी कफ की प्रकृति हैं। तो यहां से हमने क्या निकाला? राशियों से उनकी बीमारियां भी निकाली। अब हमने क्या क्या निकाला यहाँ से? भाई उनके काम करने का तरीका निकाला, उनकी बीमारियां भी निकाली, उनका स्वभाव भी निकाला, सारी चीजें निकाली हमने। एलिमेंट हमने पता करे, ठीक है, तत्व हमने सारी चीजें, जितने भी तत्व थे वो हमने पता करे, उनके विकार पता करे, उनके ट्रेट्स पता करे कि वो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, दो चीजें और पढ़ेंगे उसके बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। फिर हम निकालते हैं डायरेक्शन, कौन सी राशि की कौन सी डायरेक्शन है।
तो जिनकी राशियों की ये डायरेक्शन है उनको मोस्टली उस जगह पे अपने काम करने चाहिए। और जैसे मैंने अभी परसों हमारी जो क्लास थी उसमें भी काम आएगा, जैसे जिस राशि की जो डायरेक्शन है अगर उसमें हम अपना विजन बोर्ड बना के टांग दे तो, या उस जगह पे बैठ के हम अपना काम करें तो। दूसरा, वास्तु में कैसे काम आता है भाई, जब वास्तु पढ़ते हैं, मुझे बहुत ज्यादा वास्तु आता नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि देखो जब हमारी डायरेक्शन निकाली जाती है ना, क्योंकि वास्तु हमारा एस्ट्रोलॉजी से निकला है, तो जब हमारी डायरेक्शन निकाली जाती है तो वो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग निकाली जाती है, और वास्तु भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बन के आया है। तो आप देखना कि ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें जो राशियां आती है 159। चलो सभी लोगों को मैं लिखवाती हूँ। लिखो नंबर 1 सूर्य, उसकी राशि कौन सी है? ईस्ट। ओके। मैं आपको आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दूंगी, सो डोंट टू वरी। 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट मून। 3 नंबर नॉर्थ ईस्ट जुपिटर। 4 नंबर आपका रहेगा साउथ वेस्ट राहु। 5 नंबर आपका नॉर्थ मर्क्यूरी। 6 साउथ ईस्ट वीनस। 7 में वही रहेगा आपका साउथ वेस्ट। दिखा यहाँ तक? ओके। 8 नंबर रहेगा आपका शैटर्न वेस्ट, और 9 नंबर साउथ। ओके। क्लियर? अब आपको यहाँ, यस मैम बोलिए। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ना आपको ईस्ट के बाद आपको साउथ लिखा दिख रहा होगा, फिर वेस्ट लिखा दिख रहा होगा, फिर नॉर्थ लिखा दिख रहा होगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैम राशियां लिखना सही से लिखना भूल गई, ऐसा नहीं है। देखो, होता क्या है, हम हमेशा अपने सीधे हाथ को सारी चीज मानते हैं। तो जब आप सीधे हाथ की तरफ जाओगे, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, तो जब हम ईस्ट से शुरू करते हैं तो ईस्ट के बाद हमारा अग्नि कोण पड़ता है, फिर हमारा साउथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर साउथ के बाद हम जब धीरे धीरे सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमारा वेस्ट आता है, फिर हमारा नॉर्थ आ जाता है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली जब हम पूरी डायरेक्शन निकालते हैं या वास्तु निकालते हैं तो हम सीधे हाथ की तरफ ही चलते हैं। भाई उल्टे हाथ तो कोई नहीं जाएगा ना, कोई नहीं बोलेगा कि पीछे से, मैं पीछे से पढ़ा दो। ऐसे पढ़ाऊं क्या सबको पीछे से? मैंने ग्रुप में शेयर कर ठीक है। दिया है। तो राशि वाइज प्लैनेट, सॉरी, राशि वाइज ये वास्तु की डायरेक्शन, तो वहां पर भी आप एक बार से चेक कर सकते हैं। वो आपके राशियों के अकॉर्डिंग काम आएगी, और ये आपके सॉरी, वो आपके प्लेनेट के अकॉर्डिंग काम आएगी, और ये आपके राशियों के अकॉर्डिंग काम आएगी। तो ये आपको हेल्प करेगी कि आपको कहाँ पे बैठ के अपना काम करना है, या कौन सी जगह है जो आपको इनहेंस करनी है। ठीक है। जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगी। ठीक है। अब हम इनके कलर और पढ़ लेते हैं, राशियों के। अब राशियों के कलर जो है हमारे प्लेनेट के कलर से बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले जो मेष है उसका कलर तो रेड ही रहेगा। सेकंड जो टॉरस है उसका कलर व्हाइट होगा। जेमिनी है उसका कलर ग्रीन होगा। ठीक है। ये तो आपने वैसे भी देख लिया होगा कि भाई शुक्र का कलर व्हाइट होता है और बुध का कलर ग्रीन होता है ना। लेकिन 4 नंबर की जो राशि है, कर्क राशि जो है कैंसर, अब उसका कलर भी उस हिसाब से फिर व्हाइट में आना चाहिए था, पर उसका कलर कैसा होगा? रेड और व्हाइट मिक्स। मिक्स कैसा? दूध है, दूध के अंदर आपने हल्का सा रेड कलर डाल दिया, उसका कलर जैसा भी आएगा, अब आज कलर बना के देख लेना, जो भी वो कलर आएगा वैसा कलर कर्क राशि का होता है। तो उनको ना वो चीजें, वो उस कलर की चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए या अपने आसपास रखनी चाहिए, ताकि वो राशि जो उनको इम्पैक्ट नहीं दे रही है, जो उसकी पॉजिटिविटी उनको नहीं मिल रही है, वो उनको मिले।
ठीक है, होता क्या है जब हमारे हाउसेस में राशियां बैठती है ना, और उनके साथ कोई क्रूर प्लेनेट बैठ जाए किसी राशि के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर हमारी राशि हमें प्रॉब्लम करने लगती है। तो उसके लिए हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, ये हम रेमेडी पार्ट में भी देते हैं कि भाई आप अपनी राशि को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। सपोज किसी की राशि जो है लगन में ही जाके बैठ गई, और वो लग्न जो है किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो प्रॉब्लम करता है। तो भाई वहां पे उस राशि को भी तो स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है। अब 5 नंबर जो है सिंह राशि है, और उसका कलर जो है व्हाइट है। 6 नंबर की कन्या राशि है, और वो है मल्टी कलर, मतलब सारे कलर यूज कर लो उसमें तो फिर। 7 नंबर जो है तुला राशि है, और उसका कलर है ब्लू कलर। 8 नंबर जो राशि है वो है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और उसका कलर है कॉपर, जैसे तांबे का कलर होता है ना वैसा। 9 नंबर सैजिटेरियस, उसका कलर है येलो। 10 नंबर है मकर, उसका कलर है येलो प्लस व्हाइट। अब जैसे मैंने अभी बोला कि व्हाइट के ऊपर हल्का सा येलो कलर डालिए, कौन सा कलर आएगा। और 11 कलर है। अब ये मुझे कलर नहीं समझ में आया था, इसलिए मैंने लिखा कलर लाइक नेवला। नेवले का कलर कैसा होता है? थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर होता है ना उसका। हाँ, मैंने ध्यान से नहीं देखा ना उसको कभी, मतलब दिखता है वो मुझे दूर से ऐसा। ठीक है। और 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि, उसका कलर है व्हाइट। अब देखिए ना, अगर हम बात करें तो सैजिटेरियस और पाइसेस है तो जुपिटर की, लेकिन कलर दोनों के चेंज है। है ना? तो बस ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हम, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना वैसे भी काफी आज है। के लिए बहुत हो गया नहीं? मजा आ कल रहा ये है सारी सब लोगों चीजें को याद करनी पड़ेंगी। कि नहीं? अब तो सच में मतलब एस्ट्रोलॉजी आ गई, शुरू हो गई, बहुत सारी चीजें याद रखनी है। रियली में बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसे लग रहा है कि हाँ स्टेप लग रहा बाय है सीख स्टेप लर्न जाएंगे। कर पा रहे हैं। मतलब ऐसी फीलिंग्स आ रही ना, कब हम प्रो बन जाएंगे। सीख यस। जाएंगे। राशि याद हो गई मैम सारे अभी, सारी राशि याद हो गई मेरी सूरत एक करने करने। राशि याद होगी ना अभी आपको? कन्या तुला मतलब कहते हैं वृश्चिक ना, धनु मकर अभी आप कुंभ। प्ले ग्रुप से, नर्सरी से प्ले ग्रुप में आ रहे हो, ठीक है? यस। जब हम कुंडली में आएंगे ना, तब आप स्कूल स्टार्ट तब हम करोगे, फाइनली स्कूल स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट जब टू पूरा थर्ड हो में जाएगा आओगे। तब कॉलेज। उसके बाद जब हमारा प्रिडिक्शन पार्ट शुरू होगा ना, तो आप फिफ्थ तब स्टैंडर्ड से कॉलेज। आप जाओगे। तो अभी धीरे धीरे ना याद करना सीखो। बच्चों को हम पूरा दिन बोलते हैं ना, पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ते नहीं, याद नहीं रखते। अभी आप लोगों की अब खुद बारी, के ऊपर खुद के ऊपर। पता चलेगा वो बेचारा कितना सहते हैं। और मैं हम लोग तो पढ़ के आए हैं, फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, बोलो। मैम पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी वो लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उसका तो हम 10 पार्ट भी नहीं पढ़ते थे। हाँ ये बात तो बोल रहे उनका सही। कंपटीशन, उनका लेवल देखिए बुक्स का। बहुत हाई है। यस अब यस तो यस। मतलब आईक्यू लेवल तो दोनों मतलब हमारी और उसकी एज में सेम था, पर अभी नहीं नहीं, कंपटीशन पूरी की वो वजह से। एक जनरेशन गैप आ गई पूरी। अरे पर कितना, मतलब हमारी बुक्स ले लो और उनकी बुक्स ले लो, अगर हमारी बुक्स उनके सामने रखें तो वो तो हंसेंगे हम पर। हाँ बिल्कुल सही बोलेंगे। है कि नहीं? तो बेचारे को हम इतना प्रेशर देते, अभी एक्चुअली हमारी बारी कि एस्ट्रोलॉजी में आपका कितना ग्रिप आता है। अभी लग रहा है ना कॉन्फिडेंस कि मुझको तो अगर ये बहुत सारी हार्ड चीजें लग मैं रहा था, बट अभी मेरे को लग रहा है कि हाँ अब मैं कर पाऊंगी। मैंने मुझे भी बोला लग था रहा ना था शशि मैं मैम, कर आप सिर्फ पाऊंगी। 3 महीना दे दो, फिर आप प्रो यस मैम, बनकर अभी काम। मैं पूरा एकदम यामिनी मैम को भी बोला कि पूरा फोकस करके ही करूंगी, करके ही करना है मेरे को, मतलब यस। मैम पूरा आपके कंप्लीट। 3 नंबर की डायरेक्शन कौन सी बताई? जुपिटर। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। अच्छा ठीक है। मैम, रिकॉर्डिंग का क्या बोल रहे थे आप?